Hello students, let's continue chapter number 1. Today we will discuss what is Cold War era. In the first line we can see Cold War era जो है वो काफ़ी अच्छा है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ एंड देन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है. ओके 1945 जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिनिशिंग डेट है. उस टाइम 2 ग्रुप्स थे. एक अलाइड पावर्स थी, अलाइड फोर्सेस, दैट इज़ लेड बाय यूएसए, यूएसएसआर, यू कैन से सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, जिन्होंने हराया था. किसको हराया था? दूसरा था एक्सिस पावर्स, जो जर्मनी, इटली, जापान का ग्रुप था. एक्चुअली में जो अलाइड पावर्स थी या अलाइड फोर्सेस थी, जिसमें यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीता था. दे वर विनर्स. और जर्मनी, इटली, जापान, ये सब क्या थे? लूज़र टीम में थे. ठीक है, तो यू कैन फ्रेम क्वेश्चन है, नेम द अलाइड फोर्सेस. सेकेंड क्वेश्चन यू कैन फ्रेम, नेम द एक्सिस पावर्स और एक्सिस फोर्सेस. ओके, तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे? आपको यहाँ से मिलेगा यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस. ये तो आपका किसका आंसर हो गया? ये आपका आंसर हो गया अलाइड पावर का. और एक्सिस पावर का आंसर क्या हुआ? जर्मनी, इटली, जापान. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट आपको भी यहाँ मेंशन कर रखा है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट क्या है? 1939 टू 1945, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. द वॉर हैड इवॉल्व ऑलमोस्ट all the major powers of the world and spread out to the region outside Europe, including Southeast Asia, China, Burma, Myanmar and part of the India's Northeast. इसमें बताया है कि जो चाइना था, बर्मा था, इवन हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया था, वो ना चाहते हुए भी किस में इन्वॉल्व था? वो ना चाहते हुए भी हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्वॉल्व था, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली बात है हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था और भी डिफरेंट कंट्रीज़ उस टाइम कॉलोनीज़ थी. तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी उनकी आर्मीज़ जो थी वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्वॉल्व थी. ऑब्वियसली बात है, वॉर हो रही है तो लॉस तो होना ही है. तो जो वॉर हो रही थी उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ्स डिस्ट्रॉय हो रही थी, सिविलियन प्रॉपर्टी ख़राब हो रही थी. इसके बाद अलावा आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी फिनिश होते हैं और बहुत सारे और भी हमें लॉसेस होते हैं. उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था उसकी वजह से पहले ही वर्ल्ड काफ़ी नुकसान झेल चुका था. ओके, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो और भी ज़्यादा नुकसान होना ही था. इसलिए वर्ल्ड वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है. तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, व्हेन वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्ड? ओके, आंसर इज 1914 टू 1918. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर हेल्ड? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? आंसर इज 1939 टू 45. ओके, यहाँ तक हमने 4 क्वेश्चन फ्रेम कर लिए हैं. एक अलाइड फोर्सेस वाला निकाला था हमने, ठीक है. उसके बाद हमने उसके एक्सिस फोर्सेस वाला भी निकाला है, ठीक है. ओके, ये आप देख लीजिएगा. ये वाले सारे किसके आंसर हैं आपके? ये आपके चारों क्वेश्चंस के आंसर हैं. यू हैव टू अंडरलाइन, ये सारे आप अंडरलाइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा, जो एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर. ऐसा माना जाता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था फिनिश हुआ, तभी किसका स्टार्टिंग हुआ था? तभी स्टार्टिंग हुआ था कोल्ड वॉर का. द वर्ल्ड वॉज एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ
हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। 1945 में यूएसए ने जापान के ऊपर 2 बॉम्ब ड्रॉप किए थे जो कि गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। ये तो हमें ये लिखा ही हुआ है, तो ये तो आपको अंडरलाइन करना ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जो बॉम्ब गिराए गए थे उसका नाम था फैट मैन और लिटिल बॉय। ओके, आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम करना है, व्हेन वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, द वर्ल्ड वॉर एंडेड से लेके और आपका 1945 तक फिनिश होगा। ओके, यहाँ आपका आंसर फिनिश हो रहा है। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, व्हाट वर द व्यूज़ ऑफ क्रिटिक्स ऑफ द यूएस ड्रॉप्ड बॉम्ब ऑन जापान। मतलब जापान के ऊपर जब बॉम्ब गिराया गया, किसने गिराया था, ऑब्वियसली बात है यूएसए ने गिराया था। तो यूएसए ने जब बॉम्ब गिराया तो एक तरफ तो उसको फेवर करने वाले लोग थे और दूसरी तरफ उसके क्रिटिक्स थे, तो जो बुराई कर रहे थे। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि जो बॉम्ब गिराया गया है वो अननेसेसरी गिराया गया है। ओके, क्योंकि यूएसए को तो ऑलरेडी पता था कि बॉम्ब गिराना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जापान तो ऑलरेडी क्या करने वाला है, सरेंडर करने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया उस आंसर क्वेश्चन जो अभी हमने फ्रेम किया है उसका। सेकंड है, उन्होंने they suggest that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and the political gains in Asia and the elsewhere and shown the Moscow that the United States was the supreme। ये सेकंड पॉइंट है आपका। ओके, ये सेकंड पॉइंट मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जो यूएस है वो ये दिखाना चाहता था सोवियत यूनियन को कि वो मिलिट्री और पॉलिटिकल रूप से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एशिया में और हर जगह। वो अपने आप को क्या दिखाना चाहता था, सुप्रीम दिखाना चाहता था, इसलिए उसने बॉम्ब गिराया। ये क्रिटिक्स का व्यू है। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर फिनिश हो रहा है और आपको यहाँ तक समझ में भी आ रहा होगा कि यूएसए ने जब जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 में, तो उसका इंटेंशन ये था कि मैं पहली बात तो क्या करूँ, वर्ल्ड को ये दिखा दूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ और अपना डोमिनेंस हर जगह दिखाऊं। ओके, जबकि वो जानता था कि जापान क्या करने वाला है, सरेंडर करने वाला है। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि कुछ लोग सपोर्टर भी थे, उसके सपोर्टर्स कह रहे थे कि यूएस को बॉम्ब गिराना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इससे ही वर्ल्ड वॉर फिनिश होगा जल्दी और अमेरिका को भी लॉस होना ख़त्म हो जाएगा और उसके जो अलाइड हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसको भी लॉस होना फिनिश हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का कि अभी तो हमने क्रिटिक्स के व्यू लिखे हैं, ऐसे ही आप सपोर्टर्स के व्यू भी लिखेंगे। उसके बाद है वॉट एवर द मोटिव ऑफ द कॉन्सेंस of the end of the Second World War was the risk of the two new powers on the global stage। अब रिज़ल्ट कुछ भी रहा हो, पर ये तो पक्का था कि वर्ल्ड में अब 2 ही पावर दिखाई दे रही थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, द डिवास्टेशन ऑफ द यूरोप। जर्मनी, जापान, यूरोप सब लोग क्या हो चुके थे, पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे, फिनिश हो चुके थे। And in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest power in the world। और अब यूएसए और यूएसएसआर ही सबसे बड़े पावर दिखाई दे रहे थे, जो कि अर्थ पे होने वाले सारे इवेंट्स को क्या कर रहे थे, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे। नेक्स्ट पे आपको ये बता रखा है, while the Cold War was an outcome of the emergence of the US and USSR as two superpower rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atomic bombs is too costly for any country to bear। यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले फ्रेम करिए, what were the outcomes during Cold War, during the Cold War, कि कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या चीज़ समझ में आई। तो यहाँ मैंने आपको जो अंडरलाइन किया है ना, द इमरजेंसी से लेके और द बियर तक, तो आप उसको अंडरलाइन करके आंसर लिखेंगे इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहली बार तो ये आपको ये समझा रहा है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और वो लोग ये चीज़ भी अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर उन लोगों ने दोबारा से एटम बॉम्ब्स का यूज़ किया
तो वो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि दोनों ही उसे बियर नहीं कर सकते। बियर मीन्स हो सकता है सहन करना, मतलब एक ने बॉम्ब गिराया तो दूसरा ऑलरेडी बॉम्ब रखा हुआ है उसके पास भी, एटॉमिक बॉम्ब, वो भी थ्रो करेगा तो क्या होगा, दोनों ही देश बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द लॉजिक इज सिंपल येट पावरफुल। दोनों का लॉजिक जो था सिंपल था पर बहुत पावरफुल था। व्हेन द टू राइवल पावर्स आर इन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबल, जब दोनों के पास ही क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं बॉम्ब और फुल फ्लेज वॉर कर सकते हैं, पर दोनों ही ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ द प्रोवोकेशन नाइदर साइड वुड वांटेड रिस्क वॉर, क्योंकि दोनों ही जो साइड है यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ही इस रिस्क को नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जब दोनों ही सोसाइटी फिनिश हो जाएंगी तो कैसी पावर, कैसा डोमिनेंस, वो इस चीज़ को अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं अच्छे से। इन द इवेंट ऑफ द न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड विल बी सो बैडली हार्म, दोनों ही अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगे तो दोनों बहुत ज़्यादा बैडली हार्म होंगे, दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दैट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अदर साइड एज द विनर, क्योंकि अगर दोनों ने वेपन का, एटॉमिक वेपन का यूज़ किया तो कौन विनर है पता नहीं, इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। Even one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rivals, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. अगर एक जना ट्राई करता है कि हम उसके वेपन्स को ख़राब कर देते हैं या फिनिश कर देते हैं, तो दूसरे के पास भी काफ़ी अच्छे वेपन्स हैं, ओके, तो दोनों ही नहीं चाहते कि भाई वॉर हो। और इस तरीके के जो रिलेशन है वो डिटरेंस रिलेशन कहलाते हैं। तो यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चन हेयर, व्हाट इज डिटरेंस रिलेशन, डिटरेंस रिलेशन होते क्या हैं, ओके। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेल अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन बी अफोर्ड। एक व्यक्ति मतलब एक कंट्री इतनी कैपेबल है कि वो दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकती है और दूसरी भी उतनी कैपेबल है, तो दोनों ही साइड नहीं चाहती कि वॉर हो। ये डिटरेंस रिलेशन होते हैं, ओके। क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, व्हाट इज डिटरेंस रिलेशन, और ये इसका आंसर है। दस द कोल्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ द राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स, तो कोल्ड वॉर दोनों दुश्मनों के बीच की एक आइडियोलॉजिकल वॉर तो है ही, रिमेन्ड अ कोल्ड, लेकिन कोल्ड वॉर में ये कोल्ड ही रहेगी, हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब वेपन्स का यूज़ नहीं होगा। हाँ, ये शूटिंग वॉर्स थोड़ी बहुत आपको कहीं कहीं दिखाई देंगी जो आगे आप पढ़ने वाले हैं। डिटरेंस रिलेशन में दोनों दुश्मन बने रहेंगे, लेकिन कभी डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में, डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ओके। नोट द मेन मिलिट्री feature of the Cold War, the two superpower and the countries in the rival blocs led by superpowers were expected to behave as the rational and the responsible actors. जब डिटरेंस रिलेशन की बात की जाती है तो दोनों ही बहुत अच्छे से एक दूसरे के रिलेशन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर वॉर हुई, न्यूक्लियर वॉर, तो दोनों ही उसको बेयर करने की कंडीशन में नहीं होंगे। इसीलिए आगे इसमें बता रखा है, दे वर टू बी रेशनल एंड रेस्पॉन्सिबल, इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से ये अंडरस्टूड करना होगा कि उनको बहुत ज़्यादा रेशनल और रेस्पॉन्सिबल एक्टर की तरह बिहेव करना है, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स हैं, दोनों को न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करना आता है, दोनों के पास काफ़ी अच्छा अमाउंट है न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जीज़ का। तो डिटरेंस रिलेशन जो है काफ़ी फ्रूटफुल यूज़ साबित होगा यहाँ पे। फाइटिंग वॉर विल बी मैसिवली डिस्ट्रक्टिव, फाइट करना ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, नुकसान तो दोनों साइड का ही होगा। Responsibility, therefore, meant being restrained and avoiding the risk of another world war. इसलिए दोनों ही नहीं चाहते कि तीसरा वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर सामने आए और वर्ल्ड को नुकसान हो। इन दिस सेंस द कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कोल्ड वॉर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ। दैट्स ऑल।